व्यावसायिक संगठन के इस वीडियो लेक्चर में स्वागत है एकादश के सभी बच्चों का। आज हम पढ़ने वाले हैं व्यावसायिक संगठन का अर्थ, विशेषताएं, उद्देश्य, क्षेत्र तथा महत्व। इस चैप्टर से सबसे पहले व्यवसाय का अर्थ क्या है, क्योंकि अगर हमें व्यावसायिक संगठन पढ़ना है तो पहले हम व्यवसाय पढ़ेंगे, फिर संगठन और फिर इन दोनों को एक साथ, क्योंकि ये दो शब्दों से मिलकर बना है। तो व्यवसाय का अर्थ क्या होता है हम पहले भी पढ़ चुके हैं। व्यवसाय का शाब्दिक अर्थ है व्यस्त रहने की क्रिया, लेकिन ये सिर्फ इतना ही नहीं है। व्यवसाय में वो समस्त क्रियाएं आती हैं जो लाभ कमाने के उद्देश्य से की जाती हैं। वस्तुओं का उत्पादन तथा विनिर्माण, वस्तुएं क्रय करना, लाभ के उद्देश्य से उन्हें बेचना, लाभ के उद्देश्य से सेवाएं प्रदान करना इत्यादि, ये सब महत्वपूर्ण हैं। लाभ कमाने के लिए यह आवश्यक होता है कि उपभोक्ता संतुष्टि को ध्यान में रखा जाए। अगर संक्षिप्त अर्थ में हम बात करें तो व्यवसाय से तात्पर्य वस्तुओं के क्रय विक्रय से होता है। विस्तृत अर्थ में व्यवसाय उन सभी क्रियाओं का योग है जो वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन से लेकर उन्हें अंतिम उपभोक्ताओं तक पहुंचाने से संबंधित हैं। तो हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि वे क्रियाएं जिनसे वस्तुओं तथा सेवाओं का आदान प्रदान लाभ प्राप्ति के उद्देश्य से किया जाता है, वे सब व्यवसाय हैं। व्हीलर भी इसमें एक बात कहते हैं कि व्यवसाय एक ऐसी संस्था है जो निजी लाभ की प्रेरणा से समाज को वस्तुएं व सेवाएं उपलब्ध कराने की दृष्टि से संगठित एवं संचालित की जाती है। संगठन का अर्थ क्या है, हम इस पर बात करें। संगठन समगठन के योग से बना है। इसका अर्थ होता है एक ऐसी संरचना जो विभिन्न भागों में विभक्त होते हुए भी एक पूरी इकाई के तौर पे काम करती है। ऑर्गेनाइजेशन शब्द ऑर्गेनिज्म से बना है, जिसका अर्थ होता है अनेक भागों में विभक्त एक ऐसी इकाई जिसका प्रत्येक भाग अलग अलग कार्य करता है, किंतु सभी भाग मुख्य इकाई के साथ निश्चित रूप से जुड़े हुए होते हैं। ऑर्गेनिज्म जैसे मनुष्य एक ऑर्गेनिज्म है, वनस्पतियाँ एक ऑर्गेनिज्म हैं, छोटे छोटे इंसेक्ट, ये सब ऑर्गेनिज्म हैं। अतः संगठन का शाब्दिक आशय एक ऐसी क्रिया से है जो विभिन्न योग्यताओं एवं रुचि वाले व्यक्तियों के समूह में समन्वय स्थापित करती है। उत्पादन कार्य केवल भूमि, श्रम तथा पूंजी के उपलब्ध होने से नहीं हो जाता, वरन उत्पादन कार्य को प्रारंभ करने के लिए उपादानों को एकत्रित करके उन्हें अनुकूलतम अनुपात में प्रयुक्त करना आवश्यक होता है। इस कार्य के लिए पृथक मानवीय साधन की आवश्यकता पड़ती है, जिसको संगठन कहा जाता है। तो आपको ये बात यहाँ तक अभी समझ में निश्चित रूप से आ गई होगी। अब हम कुछ बातें और पढ़ते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि किसी भी प्रकार के उत्पादन आपको करना है तो आपको उत्पादन के विभिन्न साधनों में अनुकूलतम संयोग यानी कि आइडियल कॉम्बिनेशन तथा सामंजस्य स्थापित करना होगा। तभी आप न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन कर सकेंगे, और ऐसा कार्य कराने वाली जो शय है उसी का नाम है संगठन। संगठन के अभाव में उत्पादनकार तथा उत्पादन के साधन अपना काम करते हैं, लेकिन वो अव्यवस्थित ढंग से करते हैं। तो व्यवसाय के संदर्भ में अगर हम संगठन से बात करें तो व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने के लिए उत्पादन के साधनों, भूमि, श्रम, पूंजी इत्यादि की युक्तिपूर्ण व्यवस्था करने से है। युक्तिपूर्ण का मतलब यहाँ पर है विवेकपूर्ण। तो जो व्यक्ति संगठन का कार्य करता है हम उसे ऑर्गेनाइज़र या संगठनकर्ता बोलते हैं। एक उदाहरण दिया है मानव शरीर का। देखिए, मानव शरीर एक ऑर्गेनिज्म है और संगठन का एक उपयुक्त उदाहरण भी है। शरीर, हाथ, पैर, नाक, कान आदि सभी अंगों का योग है और सभी अलग अलग कार्य करते हैं। ये सब मिलकर के मानव शरीर का निर्माण करते हैं और इसको उद्देश्यपूर्ण बनाते हैं, जिसकी कुशलता इनके सभी अंगों की स्वस्थता और कार्यक्षमता पर निर्भर करती है। ठीक इसी प्रकार से किसी व्यावसायिक संस्था के संगठन में जितने भी लोग काम करते हैं उसमें विभिन्न संसाधन हैं उत्पादन के, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमिता, इन सब का स्वस्थ होना ज़रूरी है। इन सभी का सही से फंक्शन करना बेहद ज़रूरी है। तो संगठन एक ऐसी क्रिया है जो समूह के रूप में कार्यरत विभिन्न लोगों के भिन्न भिन्न कार्यों में समन्वय स्थापित करके एक ऐसी उत्पादक शक्ति का निर्माण करती है जिससे उत्पादकता में कई गुना वृद्धि हो जाती है। अब ये तो इसका एक एक्सप्लेनेशन था। अब हम थोड़ी सी परिभाषाओं की बात करते हैं। संगठन की परिभाषा में आपको हैनी की परिभाषा पढ़नी है। किसी सामान्य उद्देश्य या उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न अंगों में समरस समायोजन ही संगठन कहलाता है। एक और परिभाषा ठीक है, अच्छी है। आप हैनी की परिभाषा की जगह वाटसन की परिभाषा लिखें, हैनी की परिभाषा मत लिखें, वाटसन की परिभाषा लिखेंगे। वाटसन की अच्छी परिभाषा उत्पादन के विभिन्न साधनों को एकत्रित करके
उन्हें संगठित एवं नियंत्रित करने को संगठन कहते हैं। इस कार्य को करने वाला व्यक्ति संगठनकर्ता कहलाता है। एक परिभाषा और आपको पढ़नी है और वह है उर्विक की। उर्विक कहते हैं कि किसी कार्य को संपादित करने के लिए किन किन क्रियाओं को किया जाए, इसका निर्धारण करना तथा उन क्रियाओं को व्यक्तियों के मध्य वितरित करने की व्यवस्था ही संगठन है। ये दो परिभाषाएं आपको लर्न कर लेनी है। संगठन की विशेषताओं की अब हम बात करते हैं। कार्य विभाजन। देखिए, कार्य का बंटवारा संगठन का आधार होता है, अर्थात कार्य विभाजन के बिना संगठन हो ही नहीं सकता। जैसे मनुष्य का जो शरीर है उसमें विभिन्न अंगों के विभिन्न कार्य हैं ना। अब कान का सुनने का काम है, आँख का देखने का कार्य है। अगर ये बंटवारा ना होता तो क्या आँख अगर सुनना शुरू करे तो कुछ सुन पाएगी, कान अगर देखना शुरू करे तो क्या कुछ देखा जा सकेगा? नहीं ना। तो जो व्यक्ति जिस कार्य के लिए बना है उसको वही कार्य दिया जाए, यही डिवीज़न ऑफ वर्क होता है। किसी व्यावसायिक इकाई के संपूर्ण कार्य को अनेक विभागों में बांट दिया जाता है और तत्पश्चात प्रत्येक विभाग के कार्य को पुनः उपकार्यों में विभक्त कर दिया जाता है। अच्छा, संगठन की एक खासियत है कि इसमें अनेक व्यक्ति काम कर रहे होंगे, एक व्यक्ति से नहीं होगा। ठीक है ना, मुझे लगता है ये बात समझ में आ रही होगी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं कि इसकी विशेषताओं में इसकी एक विशेषता ये भी है कि इसके उद्देश्य कॉमन होंगे। सारे के सारे अंग अलग अलग काम तो कर रहे होंगे, लेकिन वो सभी किसी न किसी सामान्य या कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए प्रयत्नशील होंगे। कोऑर्डिनेशन। संगठन का प्रमुख कार्य है संस्था की सभी क्रियाओं या विभागों या पदों में समन्वय स्थापित करना, ताकि उपक्रम के सामान्य उद्देश्य को पाया जा सके। उपक्रम में जितने भी लगे हुए लोग हैं वे सब अलग अलग होने पर भी उत्पादन प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए एक दूसरे पर ही निर्भर होते हैं। एक व्यक्ति का कार्य पूर्ण होने पर दूसरे या दूसरों का कार्य प्रारंभ हो जाता है। अतः किसी एक चरण पर काम की अपूर्णता आगे के चरणों की क्रियाओं को अवरुद्ध कर देती है। तो समन्वय का मतलब होता है कि जो लोग कार्य कर रहे हैं उनके बीच में आपसी सहयोग, ये प्रबंधक के प्रयासों से बनता है। इसमें एक उदाहरण आता है कि एक एग्जामिनेशन हॉल में किसी बच्चे का पेन ख़त्म हो गया और उसने पूछा कि क्या किसी के पास एक्स्ट्रा पेन है, तो किसी एक बच्चे ने उठ के कहा हाँ मेरे पास है। टीचर की अनुमति से उसने पेन दे दिया। दूसरी सिचुएशन यही है कि एक बच्चे का पेन ख़त्म हुआ, उसने कहा कि क्या किसी के पास पेन एक्स्ट्रा है। सारे बच्चे अपना अपना काम कर रहे थे, किसी ने ध्यान नहीं दिया। तब जो इन्विजिलेटर ड्यूटी पे था उसने कहा कि सारे बच्चे ध्यान दें, क्या किसी के पास एक्स्ट्रा पेन है। फिर सारे बच्चों में से 3-4 लोगों ने कहा कि मेरे पास है। तब किसी एक बच्चे से उसने कहा और उसने वो पेन उसे उपलब्ध कराया। ध्यान रखिएगा, पहली जो सिचुएशन थी उसको बोलेंगे कोऑपरेशन, यानी कि सहयोग, आपसी सहयोग। और जो दूसरी सिचुएशन जो इन्विजिलेटर यानी कि प्रबंधक के प्रयासों से आपसी सहयोग बना, उसी को कहा जाता है कोऑर्डिनेशन यानी कि समन्वय। ये प्रबंधक यानी कि मैनेजर के प्रयासों से कोऑपरेशन अचीव किया गया, जब भी अचीव किया गया कोऑपरेशन होता है तो उसी को हम समन्वय बोलते हैं। अधिकारी एवं अधीनस्थ के संबंध क्या क्या हैं उनको स्पष्ट करने का कार्य किया जाता है संगठन में। बिल्कुल क्लियर कट होगा कौन सीनियर होगा, कौन जूनियर होगा, कौन किसको क्या क्या जवाबदेही रहेगी। प्रबंध का यंत्र, ये दरअसल संगठन जो है ना, ये मैनेजमेंट का एक इंस्ट्रूमेंट है। इसी के माध्यम से मैनेजर्स अपना मैनेजमेंट का कार्य संपन्न कराते हैं। सार्वभौमिक क्रिया एक ऐसी क्रिया है, संगठन चाहे किसी भी प्रकार का हो, व्यवसाय हो या गैर व्यवसायिक संगठन हो, हर जगह एक संगठन तो चाहिए। बगैर संगठन के जहाँ भी कुछ लोग मिल करके काम कर रहे हैं, अगर संगठन नहीं है तो वह लोग उस कार्य को सही से संपन्न नहीं कर पाएंगे। संगठन एक डायनामिक प्रोसेस है, गतिशील प्रक्रिया है। मनुष्य के ज्ञान तथा अनुभव में निरंतर वृद्धि होती है। परिणामस्वरूप संगठन में भी आवश्यकता अनुसार समय समय पर परिवर्तन होते रहते हैं, इसीलिए इसको एक गतिशील प्रक्रिया कहा गया है। ये हमने अलग अलग जाना व्यवसाय और संगठन क्या हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं व्यवसायिक संगठन। देखिए, व्यवसायिक संगठन से अभिप्राय व्यवसायिक इकाई में एक निश्चित योजना या उद्देश्य के अनुसार उत्पादन के विभिन्न साधनों तथा व्यवसाय के विभिन्न अंगों को इस प्रकार व्यवस्थित करना है या समन्वित करना है, यानी कि उनके बीच में कोऑर्डिनेशन को अचीव करना है कि व्यवसाय के संचालन में कम से कम बाधाएं आएँ, ताकि न्यूनतम लागतों पर अधिकतम कुशलता प्राप्त की जा सके। इसे कम शब्दों में अगर कहना चाहें तो व्यावसायिक संगठन का आशय किसी व्यावसायिक इकाई के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उत्पादन के विभिन्न साधनों को पहले तो जुटाने, फिर उन्हें संगठित करने और उनमें समन्वय स्थापित करने की कला है। जिस प्रकार मानव शरीर के विभिन्न अंगों में समन्वय स्थापित करके शरीर को क्रियाशील बनाना शारीरिक संगठन होता है, ठीक उसी प्रकार
विभिन्न अंग हैं व्यवसाय के, श्रम, भूमि, पूंजी, माल वगैरह, इनमें समन्वय स्थापित करके व्यवसाय के उद्देश्यों को प्राप्त करना व्यावसायिक संगठन कहलाता है। व्यावसायिक संगठन किसी व्यावसायिक उपक्रम के विभिन्न अंगों का समन्वित रूप होता है। अब हम इसकी परिभाषाओं में सबसे पहले हैनी की परिभाषा जानेंगे। ये अच्छी परिभाषा, व्यावसायिक संगठन भूमि, श्रम, पूंजी का स्वतंत्र मिश्रण है जो उद्यमी की योग्यता द्वारा उत्पादन से संबंधित उद्देश्य के लिए संगठित और संचालित होता है। विलियम एच न्यूमैन के अनुसार व्यावसायिक संगठन से आशय किसी सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कुछ व्यक्तियों के समूह के प्रयासों को पथ प्रदर्शन, नेतृत्व और नियंत्रण करने से है। तो आपको ये परिभाषाएं समझ में आई होंगी। इसके लिए एक उपयुक्त परिभाषा भी आपको लिखनी होगी, अलग से लिख लीजिएगा। व्यावसायिक संगठन से तात्पर्य ऐसी व्यवस्था से जिसके अंतर्गत किसी व्यवसाय को योजनानुसार तथा व्यवस्थित ढंग से संचालित किया जाता है, जिससे कम लागत पर पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। तो हम ये कह सकते हैं कि कुशल व्यावसायिक संगठन वही होगा जो कम से कम लागतों पर उत्पादन करके उत्पादन के सभी घटकों को संतुष्ट करते हुए अच्छे से अच्छे परिणाम दे सके। किन उद्देश्यों के साथ व्यावसायिक संगठन कार्य करता है, आइए अब हम यह जानते हैं। देखिए, व्यावसायिक संगठन के उद्देश्यों में जो सबसे पहला आता है वो आता है न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन और उत्तम उत्पादन। देखिए, लाभ के उचित स्तर को प्राप्त करने और फिर उसे बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि लागत न्यूनतम हो। इसके लिए संस्था के जो अपव्यय वेस्टेजेस होते हैं उन पर रोकथाम करनी होगी। अपव्ययों की रोकथाम है तो उपक्रम विभिन्न अंगों में समन्वय की स्थापना करता है और यह काम कुशल संगठन से ही संभव है। दूसरा है सेवा योजकों व कर्मचारियों के मध्य मधुर संबंध, हार्मोनियस रिलेशंस बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉइज़। देखिए, संस्था में अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई आपस में खींचतान ही करते रहें तो जाहिर सी बात है जो श्रमिक हैं वो मन लगा करके काम नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कुशल जो संगठन करता होता है वह श्रमिक वर्ग को हर हाल में संतुष्ट रख करके उनका सहयोग और कर्तव्यपरायणता की भावना विकसित करके ही अपने संगठन को आगे ले जाना चाहता है। यही संगठन का उद्देश्य होता है। समय तथा प्रयत्नों में मितव्ययिता। समय और प्रयत्नों में मितव्ययिता से तात्पर्य यह है कि समय कम से कम लगे और जो प्रयास है, जो मेहनत है, वह भी कम से कम करनी पड़े। ये भी संगठन का उद्देश्य है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनत करके भी अगर आपने बहुत कम अचीव किया तो कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है ना। तो इसीलिए कम समय लगे और कम प्रयत्न लगें, तो इसी से क्या होगा, इसी से आपकी लागत कम आ जाएगी। ठीक है। समाज सेवा तथा लाभार्जन। देखिए, संगठन दोनों प्रकार के कार्यों से कार्य करता है, दोनों प्रकार के उद्देश्यों से। सबसे पहला उद्देश्य तो व्यवसाय का लाभ कमाना ही है, लेकिन वही लाभ अच्छा माना जाता है जो समाज की अधिकाधिक सेवा करके प्राप्त किया जाए। तो व्यवसाय की दृष्टि से समाज सेवा का मूल मंत्र है कम कीमत पर अच्छी किस्म की वस्तुएं उपलब्ध कराना, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराना, और यह उद्देश्य कुशल संगठन के द्वारा ही संभव है। अन्य उद्देश्यों में कुछ और आते हैं, जैसे विशिष्टीकरण यानी कि स्पेशलाइजेशन। जब आप कार्य का बंटवारा कर देते हैं तो लोग कोई खास काम करना शुरू करते हैं और वही कार्य करते करते उनको उसमें विशिष्ट ज्ञान प्राप्त हो जाता है और इसी को विशिष्टीकरण यानी कि स्पेशलाइजेशन बोलते हैं। कर्मचारियों को बीच बीच में ट्रेनिंग की सुविधाएं प्रदान करना, बड़े पैमाने पर उत्पादन हो सके, ये संगठन ही प्रोत्साहित करता है। गला काट प्रतियोगिता का सामना आप कर पाएँ। गला काट प्रतियोगिता का मतलब है इंटेंस कंपटीशन। बहुत ज़्यादा जब प्रतियोगिता होती है तो उसको हम कट थ्रोट कंपटीशन बोलते हैं, गला काट प्रतियोगिता। नए आविष्कारों को प्रोत्साहित करना। संगठन में लगातार रिसर्च और अनुसंधान हुआ करते हैं, तो नए आविष्कार जाहिर सी बात है R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट है वहीं से होकर के आते हैं। तो नए आविष्कारों को भी संगठन जो है प्रोत्साहित करता है, क्योंकि हर बड़े संगठन में एक R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता ही है। और सामाजिक उत्तरदायित्व को पूरा करना, आप सभी लोग जानते हैं कि आज के समय में हर कंपनी के लिए उसे एक क्राइटेरिया तय कर दिया गया है। उस क्राइटेरिया के अंतर्गत आने वाली कंपनी को अपने लाभ का एक निश्चित प्रतिशत सामाजिक कार्यों पे खर्च करना ही है, तो उसको सामाजिक उत्तरदायित्व बोलते हैं। इसको भी पूरा करना संगठन के जिम्मे आता है। संगठन के क्या क्या क्षेत्र और कार्य हैं इसका वर्णन हम करेंगे कल। आज के लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इनके नोट्स बनाएं। अभी जिन लोगों ने नोट्स नहीं बनाए हैं वो इनका नोट्स बनाएं। कल कुछ बच्चों ने नोट्स बनाए, बहुत अच्छा लगा। आज सभी बच्चों को नोट्स बनाने हैं। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।